Good morning, class 9th. Students, we are on chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. हम लोग पिछली क्लासेस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं एंड अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में देख रहे हैं कि रशिया में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि कुछ लोग ही रूल कर रहे थे, बाकी सबको सफ़र करना पड़ता था। तो वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है बट अलग वे में। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सोशलिज्म मतलब सबको साथ लेके चलना, सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है। बट उसके बाद भी रशिया में रिवॉल्यूशन होता है, वो देखते हैं। यूरोप अलग है, रशिया अलग है, इन सारे पॉइंट्स को भी देखते हुए चलेंगे कि यूरोप तो हमारे इस साइड आता है, रशिया राइट हैंड साइड आता है, तो इन दोनों को कनेक्ट क्यों किया है। नाउ टुडेज टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक है द रशियन रिवॉल्यूशन। मतलब इतने सारे हम लोगों ने पढ़े, लिबरल्स, रैडिकल्स, कम्युनिस्ट एंड हम लोगों ने सोशलिस्ट पढ़े, हम लोगों ने कैपिटलिस्ट पढ़ा, कार्ल मार्क्स पढ़ा। इन सभी की इम्पोर्टेंस क्या थी, ये एक रोल प्ले करते थे। इन सभी को लेकर हम लोग आज इस पॉइंट पर आए हैं, द रशियन रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन कब होगा? जब कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से नाराज़ होगी, एक कम्युनिटी अपना फ़ायदा देखती है, दूसरी कम्युनिटी सफ़र करती है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, अगर मोनार्की की बात करें, मोनार्की मीन्स राजा रूल करता है और जब जनता जो है वो अफेक्टेड होने लग जाती है तो वो रिवॉल्यूशन करती है। तो वहाँ हमारे अगर रशियन रिवॉल्यूशन में बात करें तो हमारे जो किंग हैं, मोनार्क हैं, उनका नाम है सार निकोलस सेकंड। ओके, यहाँ पर टी साइलेंट है, जैसे नाइफ में कनाइफ नहीं बोलते हम लोग, यहाँ पर तो सार नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इनका नाम है सार निकोलस सेकंड। सो मोनार्क मीन्स इनका रूल चलता था। अब क्या होता है, फॉल ऑफ मोनार्की, मतलब जो इनका रूल है उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं, और ये कब होता है? फरवरी 1917। ओके, फॉल ऑफ मोनार्की एंड दिस इंसिडेंट हैपेंड इन फरवरी 1917। और इसका रिजल्ट क्या होता है? रशियन रिवॉल्यूशन। मतलब लोगों को पसंद नहीं आई उनकी मोनार्की एंड वो उनकी मोनार्की मतलब उनकी गवर्नमेंट या फिर उनकी सत्ता को गिरा देते हैं फरवरी 1917 में। यही है रशियन रिवॉल्यूशन। इस पूरे पेज का ये पूरा एक पेज ना समरी है रशियन रिवॉल्यूशन का। दो इंसिडेंट मेन है, फर्स्ट है फरवरी 1917 एंड सेकेंड है अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917। इन दोनों का ही समराइज रूप है रशियन रिवॉल्यूशन। सो वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। मोनार्की का फॉल हो जाता है फरवरी 1917 में। अब क्या होता है नेक्स्ट? सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट बताया था, कैपिटलिस्ट बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में। सो सोशलिस्ट क्या करते हैं? गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लेते हैं, और वो किसके थ्रू? वो होता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 के। आई विल एक्सप्लेन दीज टू रिवॉल्यूशन, और वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ द इंसिडेंट्स कि ये हुए कैसे थे, इनका क्या इम्पोर्टेंस है रशियन रिवॉल्यूशन में। तो एक बार समरी करते हैं। मोनार्की की फॉल हो जाती है, हमारे राजा का नाम है सार निकोलस सेकंड रशिया के। एंड जब मोनार्की गिर जाती है तो सोशलिस्ट टुक ओवर कर लेते हैं गवर्नमेंट को, और वो किस रिवॉल्यूशन के थ्रू? अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917। नाउ अब इसके आगे के इंसिडेंट देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ था। So our next topic is the Russian Empire in 1914. So हम लोगों ने पिछले क्लास में, मतलब पिछली स्लाइड में हमने ये देखा 1917, एक इंसिडेंट हमने फरवरी 1917 में देखा एंड वन इंसिडेंट हैपेंड ऑन अक्टूबर 1917। ये दो इंसिडेंट का एक समरी है रशियन रिवॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ। क्या रशिया जो आज का रशिया है वो उस टाइम का भी रशिया था? क्योंकि एम्पायर बड़े होते हैं, एम्पायर फैलते हैं, एम्पायर जब राजा अपने एम्पायर को फैलाना चाहता है तो उस टाइम पर रशियन रिवॉल्यूशन कितना फैला हुआ था, कितना स्ट्रेच था। नाउ इन 1914 सार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। हम लोगों ने इन द प्रीवियस स्लाइड देख लिया था, सार निकोलस वाज द रूलर ऑफ रशिया एंड स्पेशली सार निकोलस सेकंड। ना बिसाइड्स टेरिटरी अराउंड मॉस्को, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, मॉस्को के आसपास की बात करें तो उसके साथ साथ वो जो एरिया थे यूरोप के, जो आज यूरोप के एरियाज़ हैं कुछ,
उन पर भी किसका एक तरीके से एम्पायर इस्टेब्लिश था, वो था रशियन एम्पायर। आपकी बुक में लाइन, बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूड करंट डे, आज के जो ये स्टेट्स हैं, आज के जो ये कंट्रीज़ हैं, उन पर भी रशिया रूल ओवर करता था, जैसे फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, मतलब ये आज के यूरोप में है, पर उस टाइम पर ये रशिया के अंदर हुआ करते थे। मॉस्को के साथ साथ ये स्टेट, ये कंट्रीज़ भी रशिया के अंदर थे। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गई यूरोप की कंट्रीज़। यूरोप के कंट्रीज़ के अलावा इट स्ट्रेच द रशियन एम्पायर स्ट्रेच टू पैसिफिक ओशन, मतलब पैसिफिक ओशन लेफ्ट हैंड साइड में है, इस साइड अटलांटिक ओशन एंड दिस साइड पैसिफिक ओशन। सो पैसिफिक ओशन से स्ट्रेच करके ये यूरोप तक तो फैला ही हुआ था। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो एशियन कंट्रीज़ हैं। एशियन कंट्रीज़ में भी किस किस को अपने अंडर में किया हुआ था, कंप्राइजेस टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट, आज के सेंट्रल एशियन स्टेट जैसे एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये जो कंट्रीज़ हैं ना, ये भी किसके अंदर आते थे, ये आते थे रशियन एम्पायर के अंदर। तो अब ये नाम देखने के बजाय अगर हम इन्हें मैप में देखते हैं तो ये हमारे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी फ्रांस के मैप की हेल्प से देखा था, तो हम रशियन रिवॉल्यूशन को भी देखेंगे कि ये स्टेट्स जो पहले मैप में कैसे दिखते थे और आज के ये यूरोप में किस तरीके से कंप्राइजेस हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ मैप पोर्शन of Russian Empire. So here is the map of Russian Empire in 1914 and as you can see that इस टाइम पर जो फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया एंड सम पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, यह मैं आपको दिखा देती हूँ। पोलैंड, लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया एंड हियर इज़ फिनलैंड। ये सारे के सारे पार्ट्स रशियन रिवॉल्यूशन किया फिर रशियन एम्पायर इन 1914 के टाइम पर रशिया के अंदर इंक्लूडेड थे। वहीं बात करें, ये स्ट्रेच कहाँ से था, लेफ्ट हैंड साइड पैसिफिक ओशन से लेकर राइट हैंड साइड अटलांटिक ओशन में यूरोप के कुछ कंट्रीज़ तक ये एक्सपैंडेड था। एंड जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी इसके अंदर है। नीचे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड थे एट द टाइम ऑफ 1914। यहाँ पर रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता था, बट कुछ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च भी थे और एम्पायर में कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट रिलीजन को भी फॉलो किया जाता था। तो ये एक समरी है रशियन एम्पायर इन 1914 विद द हेल्प ऑफ अ मैप।